हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 18 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा ट्रेड केयरफुली। इसके बाद हम बात करेंगे गॉन गर्ल्स एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस टुडेज वेपन ऑफ चॉइस, इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है ट्रेड केयरफुली, संभल कर चले। प्राइस ग्रोथ ट्रेंड्स नीड टू बी वॉच्ड क्लोजली बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज दरें बढ़ाने से पहले कीमत वृद्धि के रुझान पर करीब से नजर रखने की जरूरत है। जो भी हिंदी अनुवाद किया गया है उसमें गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है भारत में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और जो लेटेस्ट डेटा है उससे जो नीति निर्माता है उनके सामने दुविधा उत्पन्न हो गई है कि क्या जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक द्वारा जो मौद्रिक नीति होती है उसके अंतर्गत में जो बैंक रेट है, बैंक दर है, क्या उसको बढ़ा देना चाहिए अथवा अब समय आ गया है कि थोड़ा सा जो बैंक रेट को बढ़ाने की नीति है उस पर थोड़ा सा अल्प विराम जरूर दिया जाए, जिससे कि जो विकास है उसको बल मिल सके। और चूंकि अब ये भी देखा गया है कि लगातार जब प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है महंगाई की जब बात होती है, तो इसमें जो सब्जियां हैं और दाल हैं इनके दाम लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन सब के साथ में चावल और गेहूं जैसे अनाज, इनमें भी महंगाई देखने को मिल रही है। चावल में जहां 11.5% की वृद्धि सितंबर से हो रही है 2021 से, वहीं गेहूं में 2% की वृद्धि देखने में आ रही है। चूंकि ये दोनों आइटम जब सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो वहां पर लगभग लगभग 16% के आसपास इनका वेटेज रहता है। और अब जैसा कि अनुमान है कि इस बार खरीफ का जो आउटपुट होगा वो कम होगा और जो धान है उस वो फसल काफ़ी प्रभावित होने वाली है। तकरीबन 6% की कमी का आकलन किया गया और ऐसे में पहले से ही देखा जा रहा है कि चावल के दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कदम उठाते हुए जो नॉन बासमती, गैर बासमती जो चावल हैं उनके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अब जैसे कि मानसून के अंत में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है और इसका सीधा इफेक्ट आ जाता है कि जिस तरीके से सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तकरीबन 40% इनके दाम बढ़ते हैं सितंबर माह से। और लगातार रुपए का भी अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जो एक आयातित जो महंगाई है उसको, क्योंकि जब रुपए कमज़ोर होगा तो हम जो भी इंपोर्ट करेंगे, चूंकि उसको इंपोर्ट करने के लिए हमको डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो अब उतने ही सामान के लिए हमको ज़्यादा रुपए देने होंगे। तो ये जो महंगाई है ये सीधे तौर पे ना होकर रुपए की कमज़ोर स्थिति की वजह से होती है अथवा डॉलर जब मजबूत स्थिति पकड़ता है उस वजह से होती है। तो इसको आयातित महंगाई कहा जाता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर गवर्नर माइकल पात्रा जी की बात अगर कही जाए तो जो बैंक की मौद्रिक नीति है और जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में जो हम सामान का जो नेट इंपोर्टर है भारत, हम एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो अब ऐसे में जो खुदरा महंगाई दर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी बात इसमें हो रही है, इसका 1/3 हम महंगाई भी आयात कर रहे हैं।
और गवर्नर शशिकांत दास जी, आरबीआई के गवर्नर, इनका कहना है कि जो नीति होती है उसको इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जो दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इस पर लगाम लगाया जा सके। और अब ऐसे में चूंकि दुनिया भर में रिसेशन के खतरे को देखा जा रहा है, ऑलरेडी जो डिमांड है दुनिया भर में वो श्रिंक कर रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं भारत का जो निर्यात है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि अपनी जो भी आने वाली नीतियां हैं उनको काफ़ी संभल कर बनाया जाए, और साथ साथ में शायद इस बात का भी अब समय है कि जब तक कोई जो अनियमितता, अनिश्चितता नहीं हट जाती, धुंध के बादल जब तक नहीं हट जाते हैं कि आगे आने वाले समय में ग्रोथ किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तब तक बैंक को अपने जो बैंक दर है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में कहा जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात हो रही है गॉन गर्ल्स, लड़कियां चली गई। जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता ही एकमात्र स्वीकार्य रास्ता है। आर्टिकल में बात हो रही है उन लड़कियों को शुरुआत में याद किया जा रहा है जो इस दुनिया से चली गई हैं। ये चुनिंदा केसेस की बात कही जा रही है जो महिलाओं के खिलाफ जो दुर्दिम क्राइम होते हैं, वायलेंस होते हैं, उनका एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। सबसे पहले केस की बात हो रही है जिस तरीके से चेन्नई में एक कॉलेज की विद्यार्थी सत्यप्रिया, इनको ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे केस में बात कही जा रही है एक यंग टेक्नी यंग टेकी गर्ल, इनको जब ये रेलवे स्टेशन के आसपास रहती हैं तो दिन के उजाले में इनका मर्डर हो जाता है, एक आदमी जो इनका पीछा कर रहा होता है उसके द्वारा। इसके अलावा 2021 में श्वेता, इनको भी जो ट्रेन का जो सबर्बन ट्रेन स्टेशन होता है वहाँ पर भी उसके एक पुरुष के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तीनों ही केसेस में जो हत्या करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं महिला को स्टॉकिंग कर रहा होता है, पीछा कर रहा होता है लंबे समय से, और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति इस बात को कभी भी नहीं पचा पाते हैं कि उनका जो भी प्रेम प्रस्ताव रहता है वो अमुक महिला द्वारा उसको मना कर दिया गया होता है। इस बात को वो कभी मना पचा नहीं पाते, अपनी ईगो पर लेते हैं और विकृत मानसिकता की वजह से वो अंतोगत्वा घिनौने क्राइम तक भी पहुंच जाते हैं। आगे बात हो रही है 8 साल की बच्ची जिसका दिल्ली में किडनैप होता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। सितंबर माह में दो टीनेजर गर्ल को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में फंदे से लटका हुआ पाया जाता है। पुलिस रिपोर्ट ये सुनिश्चित करती है कि पहले उनका रेप होता है, उसके बाद उनको मर्डर कर दिया जाता है। अब ये तो कुछ चुनिंदा केसेस ही हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड होने के बाद मीडिया की नज़र में आ जाते हैं। न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो कभी भी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। निर्भया हत्याकांड, निर्भया केस 2012 को कोई भी आज तक नहीं भुला पाया है। अब आगे बात हो रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा की, जो कि 2021 में जब महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की बात आती है तो तकरीबन ये मामला 4.25 लाख से भी ऊपर हो जाता है। इसमें बलात्कार शामिल है, बलात्कार समेत हत्या शामिल है, दहेज उत्पीड़न शामिल है, किडनैपिंग है, झांसा देकर विवाह करना, ट्रैफिकिंग या ऑनलाइन हरासमेंट, ये सभी जो क्राइम है इनकी संख्या 4.25 लाख से भी ऊपर मात्र 2021 में ही रिपोर्ट की जाती है। अब चूंकि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात होती है तब इसमें त्वरित कार्यवाही की ज़रूरत होती है। कोर्ट में ऐसा भी देखा गया है कि तमाम सारे पेंडिंग केसेस, इनके बंडल लगातार बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है कि जो भी मामले हैं उनकी त्वरित रूप से कार्यवाही किया जाए ताकि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनमें ये बात सुनिश्चित हो जाए कि यदि अपराध होगा तो उसका दंड भी भुगतना होगा। इन सब के साथ में ये भी
काफ़ी ज़्यादा अब ज़रूरत हो गई है। जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये लक्ष्य निश्चित है कि सेफ, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सिटी बनाना होगा, जिसमें महिलाओं की जो सुनिश्चितता है कि महिला सेफ हों, उस बात का ध्यान रखना होगा। और अब जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात आती है तो उसके लिए शून्य सहिष्णुता की नीति को अपनाना होगा। त्वरित कार्यवाही की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस ही एकमात्र विकल्प है जब बात आती है महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले की। अगले आर्टिकल में बात होगी टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इज एक्सपेंडिंग इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस। आज की पसंद का हथियार, इसके विस्तारित आयाम। पूरे आर्टिकल में बात होगी साइबर क्राइम की। किस तरीके से आज जो साइबर क्राइम है इसके मायने बदल गए। हमारे जीवन में लगातार जो साइबर टेक्नोलॉजी है इसकी पैठ हर आयाम पे बढ़ती जा रही है, और ऐसे में साइबर क्राइम का भी जो रूप है वो अपना बहुआयामी रूप हमारे जीवन में हर तरीके से पैठ बनाते हुए जा रहा है। अब आर्टिकल की शुरुआत में ही बात हो रही है, जिस तरीके से जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो एक नए खतरे की दस्तक भी मिल जाती है, जो कि आता है साइबर थ्रेट। ये एक बहुमुखी राक्षस की तरीके से हो चुका है, जो कि लगातार हमको डरा रहा है हर आयामों पे। और ज़्यादातर मामलों में कई बार ये माना जाता है कि जो मिलिट्री है, जब साइबर थ्रेट की बात कही जाती है तो ज़्यादा ध्यान जो सरकारों का रहता है वो मिलिट्री तौर पर साइबर थ्रेट को रोकने पर ही होता है। पर आज के समय में जो साइबर क्राइम है उसका ज़्यादा जो खतरा है वो आम जो नागरिक है उसके लिए देखा जा सकता है। अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वॉर छिड़ जाती है, एक इंफॉर्मेशन वॉर हो जाती है, साइबर अटैक हो जाते हैं, और हर चीज़ ही को हथियार में बदलने का प्रयास होने लग जाता है। और अब जो ग्रे जोन ऑपरेशन हो की बात कही जा रही है कि ग्रे जोन ऑपरेशन जो हम पारंपरिक तौर पर मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से होगा, उस परिभाषा से इतर जब बातें होती हैं तब वो ग्रे जोन ऑपरेशन कहलाता है। और जिस तरीके से लगातार ये जो ग्रे जोन ऑपरेशन, इसमें साइबर क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है, ये जितनी भी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे राष्ट्र के लिए काफ़ी सीवियर चैलेंज पोस्ट हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी की बात अगर किया जाए, जो कि भारत के वर्तमान, जब नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की बात कही जाती है, उसके ये उसके रूप में ये आसीन है। इनके अनुसार जब साइबर थ्रेट की बात कही जाती है तो बेसिकली जो साइबर थ्रेट होता है एक सुपर सेट हो जाता है, जो कि इंटरकनेक्टेड, जहाँ पर इंफॉर्मेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, टेक्नोलॉजी लिप्त होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, सर्विस डेटा और सिस्टम, इन सभी का एक समुच्चय बन जाता है। तो वो एक साइबर टेक्नोलॉजी होती है, और इन सब समुच्चय का आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक मानसिकता के तहत जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट उत्पन्न कर देता है। और अब ऐसे में जब भारतीय मिलिट्री साइबर सेल की डिमांड करती है, साइबर कमांड की डिमांड करती है, तो बेसिकली जो साइबर थ्रेट का बहुआयामी जो स्वरूप हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री को ही नहीं प्रभावित करेगा, आम नागरिक को भी प्रभावित करेगा, तो वो इस बात को ज़रूर कहीं ना कहीं इग्नोर होता है, क्योंकि सिर्फ मिलिट्री के लिए ही नहीं बल्कि सिविलियन के लिए भी जो साइबर कमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में। और अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में अभी युद्ध होता है, और अभी रशिया यूक्रेन से आगे भारत की बात हो रही है, कि अभी रिसेंट में ये देखा गया कि भारत में एक रशियन को अरेस्ट किया जाता है, और वो प्रयास कर रहा था हैक करने का। भारत का जो प्रेस्टिजियस इंटरेस्ट एग्जामिनेशन होता है आईआईटी, जो कि माना जाता है दुनिया का सबसे सेफ एग्ज़ाम होता है, जब इसको कंडक्ट कराने की बात होती है तो दुनिया के जो सबसे सेफ एग्ज़ाम होते हैं उनमें से एक माना जाता है।
बेसिकली जो रशियन था वो इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, साइबर टेक्नोलॉजी होती है, उसको हैक करने का ये प्रयास कर रहा था। और ये ग्रे जोन जो वॉरफेयर है, गैर पारंपरिक जो वॉरफेयर होता है, उसको ये परिलक्षित कर रहा है कि जो सबसे सेफ माने जाने वाली भी टेक्नोलॉजी में भी आज के समय पे जो पैठ है उसको भेदना संभव हो सकता है। और अब सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात ये होती है कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और अब ऐसे में बेसिकली इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है कि जो ग्रे जोन अटैक होते हैं उनका समय रहते ही उनको प्रॉपर डिफेंस प्रदान कर दिया जाए। और जिस तरीके से अभी तक आईआईटी की जो टेक्नोलॉजी जो एग्ज़ाम कराती है उसको फुल प्रूफ माना जाता था, अब बहुत सारे भ्रांतियां इसको भी लेकर टूट रही हैं, अथवा इस बात का भी पता लग रहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आज के समय पे फुल प्रूफ नहीं है। समय समय पर सबको अपडेट करना होगा, सबको फुल प्रूफ बनाते रहने का प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि जब साइबर अटैक की जो इंटेंसिटी है वो जो राष्ट्रीय जो हमारे एसेट होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब चूंकि हर तरीके के जो साइबर थ्रेट होते हैं उनके लिए समय रहते हुए उनको बचाने का प्रयास करना होगा। एक जो जैकेट होता है जिसे साइबर थ्रेट को बचाया जा सकते समय रहते हुए, जो सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको भी ध्यान देना होगा। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित अब नहीं रहना होगा। और अब जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वार में ये देखा जा रहा है, जो साइबर स्पेस है वो एक प्रयोगशाला बन गया है। किस तरीके से चाहे वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का फ्लो होता है उसको विकृत करके लोगों के सामने लाया जाए, फेक न्यूज़ फैलाई जाए। और अब इसमें ये भी है कि लगातार जो दुनिया के सामने रशिया की एक इमेज को लगातार उसको खराब किया जा रहा है, अथवा जो साइबर स्पेस है वहां पर जो रशिया एक युद्ध को हारता हुआ दिख रहा है साइबर स्पेस की जब बात कही जाती है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो कई बार फेक न्यूज़ होती है, कई बार न्यूज़ मैनिपुलेटेड होती है और इस तरीके से पेश किया जाता है जिसमें रशिया हमेशा दुनिया के सामने एक अत्याचारी के रूप में सामने है और यूक्रेन हमेशा एक विक्टिम के तौर पर पेश किया जा रहा है। और अब ये चूंकि एक ग्रे एरिया साइबर वॉरफेयर के तहत में आता है, ग्रे जोन ऑपरेशन के तहत में आता है। और ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन होता है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और जिससे कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो प्रभावित हो जाता है। और अब हम किस तरीके से किसी भी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, इन्फ्लुएंसेस पर पहुंचते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। उसकी जो न्यूज़ होती है वो फेक न्यूज़, फेक तथ्यों के आधार पर बनी होती है, अथवा जो भ्रामक तथ्य होते हैं उनके आधार पर जो साइबर वॉरफेयर ग्रे जोन ऑपरेशन के आधार पर निर्माण किया जाता है। कुछ और उदाहरणों की बात कही जा रही है जिस तरीके से अफवाह अथवा सत्यता इसकी जांच नहीं हो पाई है। आरोप ये लगे थे कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, ये जो अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा फेसबुक पर भी आरोप लगा था कि वो जो लोगों के व्यक्तिगत जो डेटा होते हैं उसको मैनिपुलेट करने का आरोप लगता है। और ऐसे में अब जो विश्व के जो कई जो नॉन स्टेट एक्टर रहे हैं वो हाइब्रिड वॉरफेयर में इंगेज हो चुके हैं। हमारे जो दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तोड़ मरोड़ के मिल रही है। अब ऐसे में नहीं सिर्फ कानूनी, वैधानिक, इथिकल और वास्तविक कशमकश की भी स्थिति पैदा हो गई है। और अब इस बात की ज़रूरत है कि जो भी नीति निर्माता हैं, रेगुलेटर हैं, वो साइबर स्पेस को और ज़्यादा मजबूत बनाए, जिससे कि जो भी एनार्की और ऊहापोह की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।